Good morning, dear all students. In previous class, we discussed about the BSc Part 2 Sem 3 syllabus, and I also share the some part of glycolysis video. Here today, I have to talk about details about the glycolytic pathway. So glycolysis pathway, it is also called as the EMP pathway, after the scientist Emden, Mayrhof, and Paranos. So glycolysis just a minute. I am sharing here my PPT. I think it is somewhere hide. Video. Okay, it's okay. So हमने लास्ट क्लास में ग्लाइकोलिसिस के बारे में कुछ डिस्कस किया था, कुछ स्टेप्स डिस्कस किए थे, लेकिन फिर से यहाँ पे हम पीपीटी के द्वारा कुछ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहते हैं. So glycolysis, it is the metabolic pathway where the glucose molecule is converted into the two molecule of pyruvate or pyruvic acid. यहाँ पर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसका कन्वर्शन किस में होता है? दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड या पायरुवेट में होता है. सो इट इज द मल्टीपल स्टेप प्रोसेस. यहाँ पर सिंगल रिएक्शन नहीं होता है. आप देख रहे हैं डायग्राम में कि बहुत सारे स्टेप्स है, नियर अबाउट 10 स्टेप है अप्रोक्सीमेटली. तो ये 10 स्टेप होने के बाद ग्लूकोज का कन्वर्शन ब्रेक डाउन किस में होता है? पायरुवेट में होता है. और ये जो पायरुवेट का जो पेट है, इफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो वो किस में जाएगा? इन माइटोकॉन्ड्रिया में. अगर उस सेल में, हमें पता है कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है? एवरी लिविंग सेल में ग्लाइकोलिसिस होता है इन साइटोप्लाज्म में. ओके, बिकॉज ऑल सेल रिक्वायर्ड द एनर्जी, और इस ग्लाइकोलिसिस के वजह से जो भी एटीपी सिंथेसिस होगा वही एटीपी हम क्या करते हैं? यूज करते हैं फॉर द एनर्जी पर्पस के लिए. और हमारे जो डिफरेंट हमारे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है या हमारे जो लाइफ प्रोसेसेस एक्टिविटीज है उसके लिए हम क्या करते हैं? एटीपी यूज करते हैं. अगर इन द प्रेजेंस ऑफ, हमने कहा कि जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है वो हर सेल में होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर होता है. तो अगर उस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है तो उस माइटोकॉन्ड्रिया के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ये पायरुवेट का कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो रहा है, ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज द एरोबिक रेस्पिरेशन. अगर इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर किसी सेल में ऑक्सीजन अब्सेंट है और ये जो पायरुवेट है उसका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, ओके, और वो कन्वर्ट हो रहा है लैक्टिक एसिड में, सो दैट इज कॉल्ड एज द एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. इज इट क्लियर? तो यहाँ पर दो तरह के रेस्पिरेशन होंगे. एक होगा एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होगा कौन सा? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? अगर उस सेल में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और पायरुवेट का कन्वर्शन किसमें हो रहा है? कंप्लीटली ऑक्सीडेशन हो रहा है पायरुवेट का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एज द एरोबिक रेस्पिरेशन. और इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर पायरुवेट का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. हमने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल दिया था, जैसे हमारा आरबीसी है जिसे हम रेड ब्लड कार्पसल्स या इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? अब्सेंट होता है. लेकिन फिर भी उस आरबीसी में हीमोग्लोबिन ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है. और हीमोग्लोबिन का फंक्शन आपको पता है, दिस इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स एंड विच कैरी द ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड टू द डिफरेंट साइट ऑफ द टिश्यू. तो ये जो हीमोग्लोबिन है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर ये पायरुवेट का कन्वर्शन लैक्टिक एसिड में नहीं होता है, बिकॉज वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? अब्सेंट होता है. तो आरबीसी में क्या होगा? फिर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा. तो हमारे बॉडी के हर सेल में
एरोबिक रेस्पिरेशन होता है कुछ मसल सेल्स है जहाँ पर हम बहुत ज्यादा स्ट्रीनस एक्सरसाइज करते हैं, दैट टाइम वहां पर ऑक्सीजन पहुंचता नहीं है और वहां पर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, उसकी वजह से वहां पे लैक्टिक एसिड तैयार होता है। सो हम बहुत ज्यादा जब एक्सरसाइज करते हैं पहली बार, तो दैट टाइम हमारे जो मसल्स है वो फैटिक यानी क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। सो दिस इज द जनरल आइडिया अबाउट द क्या करेंगे हम, ग्लाइकोलिसिस। ओके, so now we exactly start with the glycolysis process. So there are the 10 steps which are included in the glycolysis. So I will start with the first step. The first step is the phosphorylation. अगर आप फर्स्ट स्टेप यहाँ पे देखना चाहते हो, so that is the phosphorylation of glucose. So what is mean by phosphorylation? Phosphorylation means simply addition of phosphate group. ओके और फॉस्फोराइलेशन करने वाला जो एंजाइम होते हैं उसे कहते हैं हम काइनेजेस। सो जितने भी काइनेजेस एंजाइम है वो क्या करेंगे, फिर फॉस्फेट ग्रुप क्या करेंगे, ऐड करेंगे जो भी सबस्ट्रेट है उसे। इज इट क्लियर? लेकिन ये जो फॉस्फेट जो निकल रहा है, जो ऐड हो रहा है, वो फॉस्फेट कहाँ से आता है? जनरली यहाँ पर दो सोर्सेस होंगे, एक तो एटीपी होगा या जीटीपी होगा, और जनरली मैक्सिमम टाइम एटीपी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है किसके लिए, फॉस्फोराइलेशन के लिए। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है। सो फर्स्ट स्टेप में जो ग्लूकोज है, जो 6 कार्बन कंपाउंड है, उसका कन्वर्शन किस में हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हो रहा है। इज इट क्लियर? So in the presence of hexokinase enzyme, कौन सा एंजाइम, हेक्सोकाइनेज एंजाइम क्या करेगा, ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा। ओके और यहाँ पर एटीपी रिक्वायर्ड है। एटीपी मींस वहां पे 3 फॉस्फेट ग्रुप होंगे, एक फॉस्फेट वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अटैच करेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है डायग्राम में। ओके सो यहाँ से जब एक फॉस्फेट निकल जाएगा एटीपी में से, वो कन्वर्ट होगा किसमें, एडीपी, और ग्लूकोज का कन्वर्शन किसमें होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में होगा। और कौन सा एंजाइम लगेगा, दिस इज द एक्सोकाइनेज एंजाइम। सो पहला स्टेप फॉस्फोराइलेशन ऑफ glucose. So this is the first step of glycolysis. Okay, दूसरा जो स्टेप है वो है आइसोमराइजेशन। The next step of this ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, दैट इज द आइसोमराइजेशन। तो आइसोमराइजेशन में क्या होगा, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्शन किस में होगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में होगा। ओके सो इन द प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम, फॉस्फोएक्सोज आइसोमरेज एंजाइम। सो आपको यू हैव टू रिमेंबर ओनली नेम ऑफ एंजाइम्स, और जो सबस्ट्रेट का कन्वर्जन हो रहा है, सिर्फ उस कन्वर्जन का जो सबस्ट्रेट मिल रहा है उसको याद रखना है। ओके जितने भी एंजाइम लग रहे हैं उनको याद रखना है, और किसका कन्वर्शन किस में हो रहा है इतना याद रखना है इस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में। तो पहला स्टेप है हमारा फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का कन्वर्शन किस में हुआ है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और देन दूसरा जो स्टेप है, दूसरा स्टेप कौन सा है, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन में यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्शन किस में हो रहा है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में हो रहा है। देन जो थर्ड स्टेप है दैट इज फॉस्फोराइलेशन 2। फॉस्फोराइलेशन 1 में देखा था हमने, ग्लूकोज का कन्वर्शन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हुआ, बाद में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्शन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में हुआ। यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्शन किस में होगा, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट या डाइफॉस्फेट में होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको फिर से स्क्रीन पर fructose 6 phosphate that is converted into fructose 1,6 bisphosphate in the presence of phosphofructokinase enzyme. In the presence of phosphofructokinase enzyme, यहाँ पर भी ATP रिक्वायर्ड है, ATP का कन्वर्शन किस में हो रहा है, ADP में। ओके फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, तो यहाँ पर कार्बन नंबर 6 पे फॉस्फेट ग्रुप क्या है, अटैच है, तो उसका कन्वर्शन किस में हो रहा है, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में हो रहा है। तो कार्बन नंबर 6 पे एक फॉस्फेट अटैच होगा और कार्बन नंबर 1 पे एक फॉस्फेट क्या होगा, अटैच होगा, तो ये बन गया अपना फ्रुक्टोज 1 बिसफॉस्फेट। सो दिस इज द थर्ड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। देन अगर हम फोर्थ स्टेप देखते हैं यहाँ पर, दैट इज द क्लीवेज। जो फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट है, जो 6 कार्बन कंपाउंड है, उसका ब्रेकडाउन होगा या क्लीवेज होगा किसमें, 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या कहेंगे हम, 2 मॉलिक्यूल ऑफ
शुगर मॉलिक्यूल्स। तो 2 शुगर मॉलिक्यूल में क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे 3 कार्बन वाले। ये 6 कार्बन कंपाउंड है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। यहाँ पर देखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये एक मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। और दूसरा है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो दिस इज अनदर कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड which are produced due to the cleavage of fructose 1,6 diphosphate in the presence of which enzyme, aldolase enzyme। तो ये हमारा चौथा स्टेप हो गया, फोर्थ वन। तो पहला स्टेप फॉस्फोराइलेशन फर्स्ट, उसमें ग्लूकोज का कन्वर्शन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। दूसरा स्टेप जो है वो दूसरा स्टेप कौन सा है, दैट इज द आइसोमराइजेशन, जिसमें ग्लूकोज 6 का कन्वर्शन किस में हुआ है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में हुआ है। देन थर्ड स्टेप है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्शन फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में हुआ। देन क्लीवेज में अल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल शुगर फॉस्फेट के तैयार हुए, एक हुआ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरा हुआ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ओके, तो ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये जो 3 कार्बन कंपाउंड्स है, इनमें से जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो डायरेक्टली इस ग्लाइकोलिटिक पाथवे में क्या होगा, एंटर होगा। लेकिन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट दिस इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन द ग्लाइकोलिटिक पाथवे। तो ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है that is also isomerized into the glyceraldehyde 3 phosphate in the presence of isomerase enzyme। Are you getting here? आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है। पहले क्या हुआ, क्लीवेज हुआ 6 कार्बन कंपाउंड का फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का, 3 कार्बन कंपाउंड ऐसे 2 मॉलिक्यूल तैयार हुए, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। लेकिन ग्लिसरॉल्डिहाइड जो 3 फॉस्फेट है, वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट वो डायरेक्टली क्या होगा, एंटर होगा ग्लाइकोलिटिक पाथवे में। लेकिन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये डायरेक्टली एंटर नहीं होगा, जो जिसका फिर से कन्वर्शन होगा किसमें, इन द ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। सो दिस इज द फोर्थ स्टेप। देन यहाँ पर देखिए जो 5th नंबर का जो स्टेप है, आइसोमराइजेशन ऑफ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तैयार हुआ था और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट तैयार हुआ था। इसके 5th नंबर स्टेप पे क्या होगा, आइसोमराइजेशन होगा, जहां पर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम, इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम। इज इट क्लियर? दिस इज द 5th वन स्टेप। देन उसके बाद जो 6th स्टेप है, हमें अभी प्रोडक्ट क्या मिला है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ओके, ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यहाँ पर जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है उसका ऑक्सीडेशन भी होगा और क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन भी होगा। उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा एंड फॉस्फोराइलेशन। ओके, तो सबसे पहले जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और उसका क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा। ऑक्सीडेशन मींस आपको पता है क्या होता है, तो यहाँ पर जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पर देखिए जो NAD है, NAD का कन्वर्शन किसमें होगा, NADH में होगा। किसमें होगा, NAD का कन्वर्शन किसमें होगा, NADH में होगा। मींस यहाँ से, और यहाँ पर जो एक फॉस्फेट है, यहाँ पे एक फॉस्फेट होगा, लेकिन यहाँ पे ATP यूज नहीं होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। और जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, जहाँ पर कार्बन नंबर 3 को फॉस्फेट ग्रुप अटैच था और कार्बन नंबर 1 को एक और फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा और वो बनेगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ये 6 नंबर का स्टेप आपको अगर समझ में आ रहा है, देखिए क्या हो रहा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। डिहाइड्रोजिनेज मींस क्या करेगा, वो हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। इज इट क्लियर? NAD का कन्वर्शन किसमें हो रहा है, NADH में हो रहा है। ओके, ये हाइड्रोजन, सॉरी डिहाइड्रोजिनेशन मींस क्या हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है। कहां से निकल रहा है हाइड्रोजन, हमारा जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, यहाँ से ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको दिख रहे हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और ये NAD को
क्या होगा, अटैच होगा, वो किस में कन्वर्ट होगा, NADH में कन्वर्ट होगा। इज इट क्लियर? और कौन सा एंजाइम, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का कन्वर्शन वहां पर 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में हो रहा है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर 6, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन निकल रहा है वहां से, NAD को अटैच हो रहा है, NAD का कन्वर्शन NADH में हो रहा है। और दूसरा स्टेप हो रहा है फॉस्फोराइलेशन, यहाँ पे एक ही फॉस्फेट अटैच है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, लेकिन आपको अगर यहाँ पे देखते हैं 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में 2 फॉस्फेट अटैच है। ऑलरेडी 3 नंबर कार्बन नंबर 3 पे एक फॉस्फेट अटैच था, लेकिन कार्बन नंबर 1 पे एक फॉस्फेट अटैच हो रहा है। लेकिन फर्क इतना है कि हमने जो पहले दो स्टेप देखे थे, फॉस्फोराइलेशन 1 एंड फॉस्फोराइलेशन 2, वहां पर 2 ATP यूज किया गया था, लेकिन यहाँ पे ATP यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ATP क्या नहीं होगा, खर्च नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो दिस इज द स्टेप नंबर 6। देन अभी हम मूव करते हैं स्टेप नंबर 7। ओके, स्टेप नंबर 7 में क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट टू ADP। यहाँ पर देखिए, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ATP जनरेशन 1 कहते हैं इसे। ओके, यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन याद रखिए यहाँ पर फर्स्ट ATP क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है। ओके, सो हमारा जो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट है, यहाँ पर 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कितने फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, 2 फॉस्फेट। तो एक जो फॉस्फेट है जो कार्बन नंबर 1 पे अटैच है, वो क्या होगा, निकलेगा, वो रिलीज होगा। तो वो कौन एक्सेप्ट करेगा, ADP एक्सेप्ट करेगा। ADP के पास कितने फॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ओके, तो अगर उसको एक ADP क्या होगा, एक फॉस्फेट अटैच होगा, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, फिर ATP में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। सो इस तरह से वो क्या बनेगा, फिर 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट का कन्वर्शन किस में हो रहा है, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट में हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। Is it clear? So this is the step number 7. Okay, step number 7 में क्या हो रहा है, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट का क्या हो रहा है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है, जहां से कार्बन नंबर 1 पे जो एक फॉस्फेट अटैच है वो निकल रहा है, ADP को अटैच हो रहा है, उसका कन्वर्शन ATP में हो रहा है, मीन्स हमें क्या मिल रहा है, ATP यहाँ पे मिल रहा है। ओके, दिस इज द स्टेप नंबर 7। ओके, then step number 8। step number 8 में फिर से isomerization of 3 phosphoglycerate। आइसोमराइजेशन देखिए, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है, कार्बन नंबर 3 पे फॉस्फेट ग्रुप क्या है, अटैच है, दैट इज द 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो ये जो कार्बन नंबर 3 है, 3 पे जो फॉस्फेट अटैच है, वो निकल कर कार्बन नंबर 2 पे क्या होगा, अटैच होगा, in the presence of 5 phosphoglycerate mutase enzyme। कौन सा एंजाइम, म्यूटेज एंजाइम। अगर म्यूटेज एंजाइम आता है तो वो सिर्फ जो फॉस्फेट है उसको क्या करता है, शिफ्टिंग करता है, एक हाइड्रोजन से निकाल कर दूसरे हाइड्रोजन पे। तो यहाँ पर जो कार्बन नंबर 3 पे जो फॉस्फेट अटैच था, उसको निकाल कर उन्होंने कहाँ पे शिफ्ट किया, कार्बन नंबर 2 पे शिफ्ट किया, और उसका कन्वर्शन 2 फॉस्फोग्लिसरेट में हुआ। Okay, so this is a very simple step, isomerization of 3 phosphoglycerate into the 2 phosphoglycerate in the presence of phosphoglycerate mutase enzyme। Okay, then next step है 9th नंबर का जो स्टेप है, that is the जो dehydration of 2 phosphoglycerate। डिहाइड्रेशन मींस क्या होगा, फिर सिंपली वहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट है वहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, रिमूव होगा इन द प्रेजेंस ऑफ इनोलेज एंजाइम, और उसका कन्वर्शन होगा फास्फोइनोल पाइरुवेट, पेपा में कन्वर्ट होगा, फास्फोइनोल पाइरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ इनोलेज एंजाइम। दिस इज द स्टेप नंबर 9, दैट इज द डिहाइड्रेशन। क्लियर? देन लास्ट स्टेप यहाँ पर हम देख रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम फास्फोइनोल पाइरुवेट। हमारा जो स्टेप नंबर 9 है उसमें हमें कौन सा प्रोडक्ट मिला, फास्फोइनोल पाइरुवेट। ओके, वहां पे ऑलरेडी यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिख रहा है, एक फॉस्फेट अटैच है कार्बन नंबर 2 को,
यहाँ पर भी एक ये जो फॉस्फेट अटैच है ये निकल जाएगा तो वो कौन एक्सेप्ट करेगा? ऑब्वियसली एडीपी एक्सेप्ट करेगा और वो किस में कन्वर्ट होगा? एटीपी में कन्वर्ट होगा। ओके, सो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट that can converted into the pyruvate, okay, in the presence of which enzyme? Pyruvate kinase. So जहां पर भी एटीपी का ट्रांसफर हो रहा है तो समझ लेना वहां पर काइनेज एंजाइम रिक्वायर्ड है। अगर आपको ये एंजाइम याद रखने हैं तो आप कैसे रख सकते हो? यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का नाम याद रखिए और वो कौन सी एक्टिविटी कर रहा है एंजाइम। जैसे फॉस्फेट ट्रांसफर कर रहा है तो काइनेज लगा दीजिए, जैसे यहाँ पे हम लगाया पाइरुवेट काइनेज। पहले सबस्ट्रेट का नाम लिखिए, बाद में एंजाइम का नाम लिखिए, और एंजाइम का नाम आपको पता है कि किस तरह से लिखना है। अगर वो म्यूटेज है तो उसके सामने सबस्ट्रेट का नाम लिखिए और म्यूटेज लिखिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, फिर इजीली याद रख सकते हो किसको? एंजाइम को। तो इस तरह से ये हमारे 10 स्टेप हो गए किसमें? ग्लाइकोलिसिस में। इज इट क्लियर? लेकिन हमने कहा था ग्लूकोज का जब कन्वर्शन होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट, ओके, दैट इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट कैसे आए होंगे फिर? ओके, सिंपल, देखिए हम यहाँ पर आपको फिर से डायग्राम पे लेके जाते हैं। यहाँ पर जो अपना फर्स्ट डायग्राम है, ओके, फर्स्ट स्टेप कौन सा हुआ था? फास्फोराइलेशन, ग्लूकोज का कन्वर्शन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। यहाँ पर एक एटीपी ब्रेकडाउन हुआ और कन्वर्शन हुआ एडीपी में इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सोकाइनेज। ओके, देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्शन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोमरेज एंजाइम। ओके, यहाँ पर आइसोमराइजेशन हुआ। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या हुआ? फिर से फास्फोराइलेशन हुआ, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्शन फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में हुआ। देन उसका ब्रेकडाउन हुआ, क्लीवेज हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्डोलेज। ये 6 कार्बन कंपाउंड है, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। 3 कार्बन कंपाउंड में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। लेकिन ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो भी किस में कन्वर्ट हुआ? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। मींस हमारे पास अभी कितने मॉलिक्यूल है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के? 2 मॉलिक्यूल है। इज इट क्लियर? तो यहाँ से जितने भी स्टेप होंगे स्टेप नंबर 5 के बाद वो सभी 2 बार होंगे, बिकॉज हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ऑब्वियसली ग्लूकोज का जो कन्वर्जन हो रहा है कितने मॉलिक्यूल में? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट में। तो ये पाइरुवेट का फेट किस पे डिपेंड होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो वो किस में जाएगा? क्रेब्स साइकिल में जाएगा, टीसीए साइकिल में जाएगा। वहां पे बहुत सारे फिर से एटीपी तैयार होंगे। अगर ऑक्सीजन अब्सेंट है, वहां पे बहुत कम ऑक्सीजन, वहां पे बहुत कम एटीपी क्या होंगे? सिंथेसिस होंगे और वो किस में कन्वर्ट होगा? लैक्टिक एसिड या लैक्टेट में क्या होगा? कन्वर्ट होगा। ओके, इफ यू हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग विद दिस टॉपिक ग्लाइकोलिसिस व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, हम देखते हैं कि कितने एटीपी यहाँ पे तैयार हुए, कितने NADH2 यहाँ पे प्रोड्यूस हुए नेक्स्ट क्लास में। तो सिंपली you have to remember 10 step of this glycolytic pathway और कौन से एंजाइम यहाँ पे रिक्वायर्ड है हर स्टेप के लिए। ओके, देयर आर द near about 10 enzymes, different enzymes are required for the completion of this glycolytic pathway. So finally we get the 2 molecule of pyruvate. So this is the glycolysis pathway, or it is also called as the EMP pathway. Okay, thank you.